इसके बाद हम बात करेंगे, ध्यान देना, अगला जो है बैलेंस शीट के अंदर एक आपका साइड था इक्विटी एंड, और एक साइड था हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर कितने पॉइंट थे, हालांकि 4, एक मैंने मना ही कर दिया था, सेकंड वाला याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक था हमारा शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी, ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। एसेट्स में 2 साइड थे, एक था आपका नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, ये 2 मेजर साइड हमारे थे। इसके अंदर काफी कंपोनेंट्स थे। शेयर होल्डर फंड में कितने पॉइंट थे, 3, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस और एक शेयर वारंट। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर भी हमने 3 पॉइंट देखे, एक कौन सा था हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक आपका अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और एक क्या था हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटी, वहां पे 4 पॉइंट आ गए थे, डेफर्ड टैक्स मैंने हटा दिया उसमें से, ठीक है ना। अगर करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो वहां 4 पॉइंट आ गया था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और एक प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 4 पॉइंट। एसेट्स के साइड जाए तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स थे, एक पहला पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट था इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट था हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड, और लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट था हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स, ये था हमारा एसेट्स का। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में कितने एफ तक पॉइंट थे हमारे, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा था हमारा इन्वेंट्री, तीसरा था हमारा ट्रेड रिसीवेबल, चौथा था हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवा था शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और छठा था हमारा अदर करंट अदर एसेट्स। ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट था और इसके अंदर हमने टोटल 20 नोट बनाए थे हमने। अगर देखा जाए तो कितने नोट बनाए थे हमने, 20 नोट, और 20 नोट में से क्या क्या आएगा वो सारी बातें करी थी। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में, सब चीजें। अब इसके बाद हमें जो सीखना होगा दैट इज हमें सीखना होगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये सीखना होगा। और इनफैक्ट ये जो बैलेंस शीट आप कर रहे हो ना, ये बैलेंस शीट आपको पूरा लिखना आना चाहिए, क्योंकि जो अगला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें ये पूरा यूज होने वाला है। 2 दिन का चैप्टर है वो, लेकिन पूरा यूज होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। अब जो P&L था ना पहले, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते थे, उसके नाम के आगे एक और वर्ड लग गया स्टेटमेंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, अब देखोगे तो हम इसे अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं करेंगे। अकाउंट का मतलब होता है ये आपने इस तरीके से टी शेप में काम किया तो इसको क्या बोलते हैं हम, अकाउंट। और इसके अलावा जैसे BRS था, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, तो उसके आगे ऐसे कर देते थे, इसमें कोई अकाउंट नहीं था और यहीं पे हम प्लस माइनस कुछ कुछ करते थे, तो इसका नाम अकाउंट नहीं रखा था, हमने रखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो चीजें आप अपने हिसाब से विदाउट लेजर में एक फॉर्मेट बना के करते हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट में। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाले हैं, तो इसको एक स्टेटमेंट के तरीके से बनाएंगे। अगर हम देखें P&L कैसे बनता था, पहले P&L के अंदर ये था हमारा बाय में सेल्स आ जाता था हमारा, फिर 2 में हमारा परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे निकलता था GP, और फिर बाय साइड में GP आता था, यहाँ पे सैलरी वगैरह लग के फिर क्या आता था, NP। अब यहाँ पे बोला गया भैया नेट प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, अब नेट प्रॉफिट जो होगा हमारा वो सीधा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, अब सीधा नेट प्रॉफिट निकलने वाला है। जो ये वाला पार्ट था इसे टॉप पे रख देंगे, इधर की साइड क्रेडिट वाला, और ये वाला पार्ट हम नीचे रख देंगे। यानी कैसे बोला गया बनाने को, एक बार रफली देखो किस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे हर किसी का नाम बदल दिया गया, हर किसी का नाम बदल दिया गया। इसके नोट, इसका नोट कहां से स्टार्ट होगा, 20 वहां खत्म हुआ था, तो अब 21वां नंबर यहां पे लगने वाला है, यहां पे लगेगा आपका 21वां नंबर 21। सबसे पहले हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं रफली लिख रहा हूं अभी, फिर मैं दिखा दूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब क्या होता है सर, और यहां पे जो हमारा नंबर चलेगा रोमन में चलने वाला है,
पहले ABCD चलता था, यहाँ पे रोमन में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वहां से अगर जो सेल से पैसा आएगा उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रखेंगे। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो जो ट्यूशन की फीस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है। एक दुकानदार अगर मान लेते हैं कि कोई भी सामान बेच रहा हो, दुकानदार कोई भी सामान बेच के जो पैसे जनरेट करता है उसको रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैं सीधा बोलूं तो ये सेल्स है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स है, तो सेल्स में से अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो यही माइनस करके दिखाना होगा आपको। और वो सारी डिटेल मैंने लिखा यहाँ पे, मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए, तो भैया इसमें कितना सेल्स रिटर्न किया आपने, नहीं पता चल रहा। जानने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, नोट नंबर 21, वहां पे सेल्स रिटर्न भी माइनस होके दिखेगा। अब सेल्स के अलावा भी हमारे बहुत सारे इनकम होते हैं, जैसे कि हमारा रेंट रिसीव हो गया, जैसे हमारा कोई कमीशन रिसीव हो गया, तो उन सभी इनकम को हम बोलेंगे अदर इनकम, अदर इनकम के नाम से जानेंगे। ये नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, अगर मुझे डिविडेंड से पैसे मिला है तो वो किसका पार्ट माना जाएगा, अदर इनकम। रेंट से पैसे मिला है तो अदर इनकम। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद प्रॉफिट आए तो किस में आएगा, अदर इनकम में आ जाएगा। कहीं से मुझे कमीशन मिल गया तो कहां चला जाएगा, अदर इनकम। मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव है, तो पहले तो P&L के क्रेडिट में दिखाते थे, अब उस सबको कहां दिखा दोगे, अदर इनकम। यानी सेल्स वाला आइटम सिर्फ यहां पे, उसके अलावा जितने भी इनकम हो सकते हैं वो कहां पहुंचा दोगे आप, अदर इनकम के अंदर। इसके लिए नोट जानना चाहते हो क्या क्या हो सकता है, तो नोट नंबर 22 में जाना पड़ेगा आपको। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 3 होगा ना, ये टोटल होगा। किसका टोटल होगा, मान लेते हैं कि 10 लाख है, तो टोटल कितने हो गए, ये 30 लाख। तो पॉइंट नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम, टोटल। अब पॉइंट नंबर 4 जो होगा ये होगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस के अंदर अब ABCD इस तरीके से पार्ट चलने वाला है, स्मॉल ABCD। तो सबसे पहले एक्सपेंस में आप लिखोगे, जैसे कि वैसे तो लिखा जाता है हमारा यहाँ पे आपका स्टॉक कंज्यूम या रॉ मटेरियल परचेज, इस तरीके से मैं सिंपल वर्ड में लिख दूं यहाँ पे परचेज आप करो, या फिर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये दोनों वर्ड में से, यानी परचेज वाला जो वर्ड मोटा मोटा याद रखना, जो परचेज वाला करते थे तो हम इधर लिखते थे ना परचेज टू साइड में, अब यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे जो बी पार्ट आएगा वो आएगा चेंज इन इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री। अब यहां पे स्टॉक वर्ड नहीं बोलेंगे, पहले क्या लिखते थे हम, इधर क्लोजिंग स्टॉक और इधर टू साइड में ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती थी, तो वो तो हम पूरा क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चन नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है। तो अब यहाँ पे स्टॉक को क्या नाम से जानेंगे हम, इसमें इन्वेंट्री के नाम से। ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री। अब दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग को लोगे तो डिफरेंस लोगे तो उसे क्या बोला जाता है, चेंज इन इन्वेंट्री। इसके बाद सी पॉइंट में देखा जाए तो फाइनेंस कॉस्ट, पहले क्या था P&L में जैसे मर्जी एक्सपेंस डाल दो, लेकिन अब स्पेसिफाइड किया गया। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है, फाइनेंस मतलब ब्याज, ब्याज जितने भी होंगे जिस चीज से रिलेटेड होगा पैसा लिया, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो, चाहे किसी तरीके का इंटरेस्ट हो जो कि आपको बैंक वाले को पैसे उधार लेते उसको देना पड़ेगा, वो किस में आ जाएगा, हमारा फाइनेंस कॉस्ट में। इसके बाद आ जाएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट। अब सर एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, एम्प्लॉय को मिलने वाला कोई भी जो है मालिक दे रहा है, जैसे पीएफ दे रहा है तो इसमें आ जाएगा, सैलरी दे रहा है तो इसमें आ जाएगा, वेजेस दे रहा है तो इसमें आ जाएगा, बोनस दे रहा है इसमें आ जाएगा, कोई गिफ्ट दे रहा हूं मैं एम्प्लॉय को तो सब किस में आ जाएगा, हमारा जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसको हम यहां पे रखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके बाद ई पार्ट में आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारा बिल्डिंग पे भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी हो सकता है, तो सभी डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो सर यहाँ पे इसके लिए नोट नंबर 23 है, इसके लिए नोट नंबर 24 है, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 25 में पता चलेगा, एम्प्लॉय 26 में बताएंगे और इसको 27 में बता देते हैं। हर किसी के नोट अगर इस तरीके से बना ले। इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद कुछ अदर एक्सपेंस बच जाते हैं, एफ पार्ट अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में क्या आएगा, बिजली का बिल, पानी का बिल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जितने भी खर्चे बच गए, जितने भी बच गए सोच रहे हो आप, वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं, अब अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। जैसे पानी का बिल हो गया, बिजली स्टेशनरी का खर्चा हो गया, या फिर आप मान लो एडवर्टीजमेंट हो गया, फ्री सैंपल हो गया, कोई भी ऐसा खर्चा, बेड डेट्स हो गया, वो सब कहाँ चला जाएगा, हमारा अदर एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा। इसके लिए नोट नंबर कितने देखने पड़ेंगे आपको, 28 देखोगे। अब इसको हम सीधा सीधा टोटल करेंगे, किसका टोटल, ये जो टोटल करेंगे ये 5वां पॉइंट होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख,
टोटल क्या हो गया, हम पहले इसका टोटल करने वाले हैं। तो 6 4 10 5 15 17 लाख आ गया। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया हमारा, 17 लाख। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, उसका नाम पता है क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स माइनस नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट में से माइनस कर देंगे 5वें पॉइंट को। तो भाई 30 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितने बच गए, 13 लाख। कितने बच गए हमारे, 13 लाख। तो ये प्रॉफिट निकल गया। पहले क्या करते थे, सबको माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, उस नेट प्रॉफिट का नाम हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये हमारा कितने आ गए, 13 लाख। आने वाले जो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हर एक क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा हमें, तो आपको याद ही हो जाएगा लगभग लगभग ये। तो इसके बाद अगर कोई टैक्स दे रखा है तो हम यहां से टैक्स माइनस कर देते हैं। लेट सपोज के 50% दे रखा है तो हम 6.5 लाख माइनस करेंगे इसका 50% और 6.5 लाख हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा का सारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे क्या है, पहले 3 पॉइंट है, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रीशिएशन, ये सारी चीजें अदर एक्सपेंस आ जाएगा। तो इसी चीज को मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से करा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा अच्छा अदर एक्सपेंस में 2 आइटम बता दो, अच्छा ये बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, अच्छा आप ये बता दो एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे, और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका मेन किस में से आता है, बैलेंस शीट में से, मेन हेड सब हेड। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है मेन हेड और सब हेड वाला। समझ में आई बात आपको। सबसे पहले आपने लिखा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझ में आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम। क्लियर है ये पॉइंट ऊपर के। इसके बाद एक्सपेंस आ जाओ, एक्सपेंस में क्या होगा, परचेज या रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, क्या होता है चेंज इन इन्वेंट्री, नोट नंबर 24 में पता चल जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन, अदर एक्सपेंस, टोटल। अच्छा मैंने पीछे वाले में ना फाइनेंस कॉस्ट पहले कर दिया था, एम्प्लॉय बेनिफिट, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर लेस टैक्स करेंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब भाई नोट नंबर 21 में क्या आएगा, हाँ चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं हुआ ना, परचेज में से जो बच गया वो तो स्टॉक हमारे पास है ही है ना। पहले हम क्या करते थे, देखो पहले क्या करते थे, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, मान लो 1 लाख है, और इधर ओपनिंग लिखते थे, मान लो 50,000 है, तो हमारा इनकम ज्यादा था तो ये माइनस में जाता था। तो तब भी हम यही करते थे, हम ओपनिंग में से क्या माइनस कर देते थे, क्लोजिंग। अभी भी चेंज इन इन्वेंट्री में जाएंगे तो यही होगा, ओपनिंग में से क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। और ये सारी चीजें जो इसकी जानकारी है बहुत ध्यान से समझ लेना, जो रेशो चैप्टर आएगा उसमें पूरा यूज होने वाला है, ये पूरा यूज होगा रेशो में। चेंज इन इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही है पूरा, जहां पे पूरा यूज होने वाला है। तो आप सबसे पहले नोट नंबर 21 देखो, क्या है हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल्स और माइनस क्या करेंगे, आपसे ऐसे पूछ लेगा बताओ सेल्स रिटर्न कहां जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, इसके बाद नोट नंबर 22 किस पे, अदर इनकम, क्या क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और कोई भी एनी काइंड ऑफ इनकम जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सब यहां पे आ जाएगा। बात आई समझ में आपको। इसके बाद इसका टोटल हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नोट 22 तक। नोट नंबर 23 किसका, रॉ मटेरियल परचेज, तो परचेज और माइनस में परचेज रिटर्न यहीं पे आएगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री नोट नंबर 24, नोट नंबर 24 ये कहां गया, 24 ये रहा, ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए। इसके बाद देखा जाए हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी चीजें, तो ये रहा 25, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, आपका बोनस हो गया, पीएफ हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय देखो यहाँ पे ना नाम से आपको पता चल जाएगा इसमें क्या आएगा, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय से मिलने वाली चीजें आएंगी इसमें। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस जैसे भी तो लोन वगैरह से रिलेटेड फाइनेंस होता है, तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया हमारा डेप्रीशिएशन वेप्रीशिएशन। तो नोट नंबर जैसे मैंने लिखा है फाइनेंस कॉस्ट 26, तो 26 में देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैंने 2 बातें लिख दी, और इसके अलावा कहीं से ब्याज व्याज देना पड़ रहा है तो ये भी इसमें आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एटीएम चार्ज, तो ये भी किस में आएगा, बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंस कॉस्ट में ही आएगा। ठीक है, मैंने बोला सपोज करो चेक बाउंसिंग चार्ज, तो यानी बैंक वाले जो एक्स्ट्रा चार्ज हमसे रिकवर करते हैं ना, वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। समझे बात आप।
इसके बाद क्या आ गया हमारा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन किस पे हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, मोटर कार पे। समझ में आया। इसके बाद अदर एक्सपेंस में सारे हो गए, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, बेड डेट्स, रेंट, स्टेशनरी, लॉस, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर हमारे टोटल नोट बन गए 28। 20 तक तो लास्ट क्लास में कर ही रखे हैं और ये 8 ये रहे हमारे पास। समझ में आया। तो सिर्फ आपको ये करना है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, आप बुक दिखाइए, मैं बुक में बता दूं कैसे क्वेश्चन होंगे। और ये हालांकि मैंने कहा बहुत मिनिमम है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, वो हम बाद में करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल कई बार एक और पॉइंट आ जाता है, मैं लिख देता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, नोट लिख देता हूं यहां, बोल दिया जाएगा तो होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस प्लस परचेज माइनस, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। कई बार सवाल न्यूमेरिकल अगर एमसीक्यू में आया तो 2-3 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ, तो ओपनिंग स्टॉक ले लोगे, प्लस में परचेज कर दोगे, माइनस। और कई बार हो सकता है यहां पे पूछ ले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बताओ। वैसे तो आगे आने वाले रेशियो में तो बहुत सारे पॉइंट पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपने 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंट में कर पढ़ा था, जिसको COGS भी मैंने कई बार बताया था। तो वही पॉइंट है। अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये है, ओपनिंग प्लस में अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम आपने यहां लिया तो चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आता। फिर अगर परचेज ले रहे हो तो आएगा, अगर कंज्यूम ले लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि कंज्यूम में ही वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है हमारा, माइनस एडजस्ट हो चुका है हमारा। ठीक है ना। अब अगर हम क्वेश्चन देखें बुक के अंदर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके अंदर अमाउंट दे रखा है। तो आप सोचोगे सर अमाउंट वाला, तो अमाउंट वाला क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में ना पूछा जाए गया है और ना ही पूछा जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन, हाँ ये देखिए 27 से है, अंडर द विच हेड द रेवेन्यू ऑफ द नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज शो। अब कहता है सेल्स, 27 देखिए, सेल्स कहां पे आएगा आपके सामने है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताना है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडेड, जो सर्विस आपने दिया है, यानी सर्विस दिया तो आपका मेन काम ही है, तो ये कहां पे आएगा हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कुछ आपने बेच दिया, ऐसे इनकम हो गया स्क्रैप मतलब, तो ये किस में आ जाएगा हमारा, अदर में आ जाएगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, लोन पे हमें ब्याज मिला है, तो ये भी अदर इनकम में आ जाएगा। गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फायदा हो गया, ये भी कहां चला जाएगा हमारा, अदर इनकम में। तो मैंने इसमें भी देखो आपके सवाल एक ही दे रखे हैं, तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आने वाले जो 3rd चैप्टर है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। आपको पूरा P&L याद होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो आप एक बार इसको पहले नीट एंड क्लीन नोट कर लो। और कुछ ऊपर अमाउंट देखोगे कि सर ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जैसे 24 है और कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट वी लिमिटेड का फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शेड्यूल नंबर 3। आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ मैं अभी इसलिए छुड़वा रहा हूं कि अभी प्री बोर्ड आप मार्क कर लेना 25 से 26। प्री बोर्ड से जब खत्म हो जाएगा आपका प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड के बाद मैं ऐसे जैसे ऐसे अटपटे क्वेश्चन शायद आ सकता है, चलो ये भी आ सकता है, तब मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसको करने का कोई फायदा नहीं है आपका। ठीक है ना। अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम में भी डाल दो, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर उसका स्क्रैप का ही काम है, या फिर रेगुलर बेसिस पे। अब देखो स्क्रैप का मतलब क्या है, 2 तरीके के हो सकते हैं, एक रेगुलर एक इर्रेगुलर। अब मान लो, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना। ये मान लो ये है हमारा एक शीट है, शीट आपने देखा है कभी, स्टील की शीट, ये ऐसे बड़े बड़े शीट होते हैं स्टील का। ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मैं इस स्टील के शीट से प्लेट बनाता हूं मैं। तो जब मैं प्लेट बनाऊंगा तो एक प्लेट यहां से निकालूंगा, एक प्लेट यहां से निकालूंगा, फिर यहां से निकालूंगा। तो इस तरीके से मैं यहां से प्लेटें निकालूंगा और फिर कुछ पार्ट हमारा जो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है,
ये सारे के सारे एरिया मेरा वेस्टेज जाएगा, ये प्लेट तो निकल जाएगी, बाकी साइड साइड एरिया क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। अब ये एक बार की कहानी होगी या फिर कभी कभी, मतलब एक बार ही होगा या रेगुलर होगा, सॉरी रेगुलर ही होगा क्योंकि जितनी बार बनाऊंगा तो अब जो ये वाला मैं बेचूंगा कूड़े कबाड़े में, स्क्रैप में, तो ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है, समझो, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, कई बार मैं सामान जो मंगवाता हूं ये गत्ते में आता है सामान पैक होके, मान लेते हैं, या फिर इसके ऊपर प्लास्टिक का कोई ऐसा लग के आता है, और वो हम धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं और साल में दिवाली में एक बार उठा के बेच देते हैं उसको। तो ये तो रेगुलर नेचर का नहीं है, तो ये भी सेल ऑफ स्क्रैप ही है। तो इस वाले स्क्रैप को मानेंगे हम कहां पे, अदर इनकम में। तो हर चीज के लिए ना मतलब कि डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे, बुक वालों ने क्या मान के लिखा है वो मैटर नहीं करता, वो सोच रहे हो क्या पता इस स्क्रैप की बात कर रहे हो, तो आप अदर इनकम में भी डाल सकते हो। और कहां डाल सकते हो, अब जब एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे, अगर आपको दोनों दिख जाए तो फिर कंफ्यूजन है, अगर दोनों में से अदर इनकम दिखे और सेल्स नहीं दिखे तो अदर इनकम में डाल देना, सेल्स दिखे वो नहीं दिखे तो उसमें डाल दोगे आप, ठीक है। तो ये आप फटाफट से पहले ये नोट करिए, आपके कुछ 8 नोट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एक ही पेज पे है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी पॉइंट होता है हमारा ये वाला चैप्टर का खत्म।